हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR 1 फाइल कर सकते हैं आर्मी पर्सनल के लिए। बहुत ही आसान प्रोसेस है और फटाफट आपका रिफंड भी आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना होता है ITR भरते समय, उनको हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आर्मी पर्सनल का जो फॉर्म नंबर 16 होता है थोड़ा सा अलग होता है इस तरीके से। जो नॉर्मल फॉर्म 16 होता है वो थोड़ा सा अलग ही होता है। तो ये जो फॉर्म 16 था उसको हमने एक्सेल में नोट डाउन करके रख लिया हुआ है ताकि कैलकुलेशन को आसानी हो। उसके अलावा दूसरा भी कोई इनकम है या डिडक्शन है जिसको आप फॉर्म नंबर 16 में बताना भूल गए थे तो उसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला हुआ है, या सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला हुआ है, या डिविडेंड मिला हुआ है, या दूसरा कोई भी इनकम है जो कि फॉर्म नंबर 16 में आपने नहीं दिखाया हुआ था, आप भूल गए थे, तो उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि ITR भरते समय आप दिखा सके। ठीक है, और फटाफट ITR कैसे भरते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इनकम टैक्स की पोर्टल पर। इस तरीके से ये वेबसाइट है incometax.go.in। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। अब पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉगिन करते इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ITR फाइल करने से पहले 3-4 पॉइंट का आपको ध्यान देना है। अगर आपको रिफंड जल्दी चाहिए तो क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल में जाकर, यहाँ पर माय प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भी चेक कर लेना है। जिस बैंक खाते में आपको TDS रिफंड चाहिए वो लिंक और वैलिडेटेड है या नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो हो सकता है कि रिफंड आपके केस में ना आए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, बैंक अकाउंट कैसे प्री वैलिडेट करना है, हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स है, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। 26AS में जाकर आपको TDS का डिटेल चेक कर लेना है, TDS अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। मार्च तक पूरा अपडेट हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही ITR फाइल करना है, अदरवाइज आपको वेट करना है। उसके अलावा आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर AIS है। पिछले साल काफी लोगों ने अपना AIS चेक नहीं किया जिसकी वजह से काफी लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया, तो इस बार वो गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको AIS भी चेक करना है और उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये सब अपडेटेड होंगे तो आपका रिटर्न जो है वो मैनुअल नहीं जाएगा, सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैनुअल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहेगा। बट इनकेस अगर अपडेटेड नहीं होगा डिटेल तो मैनुअल प्रोसेस में चले जाएगा तो रिफंड आने में ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब अगर सब कुछ आपका अपडेट है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज ई फाइल में जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते इस तरीके से पेज आता है। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना, हमारे केस में करंट असेसमेंट ईयर है। ऑनलाइन मोड हम सेलेक्ट करेंगे फाइलिंग के लिए, नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1 के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब ITR फाइल करने का कारण पूछा जा रहा है। हमारे केस में पहला वाला कारण एप्लीकेबल है, हमारा इनकम ज्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डिटेल आपका प्रीफिल्ड होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो उसको हम फिल कर देंगे। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है, ओके पर क्लिक करेंगे। रिटर्न समरी इस तरीके से आ जाता है। पहला शेड्यूल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जल्दी से इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर प्रोफाइल डिटेल दिखाई देता है, कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई देता है। हमारे केस में सब कुछ सही है, नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU। उसके बाद पेंशनर के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। अब हमारे केस में आर्मी पर्सनल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम पकड़ कर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे फाइलिंग सेक्शन 139(1), यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, अगर नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हो तो, ड्यू डेट के बाद करोगे तो 139(4) आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना ही हम चुनने वाले हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक खाता आपका दिखाई देगा। बैंक खाता वैलिडेट होना चाहिए, बैंक खाता वैलिडेट नहीं होगा तो रिफंड का पैसा नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया हुआ है। जिस बैंक खाते में आपको रिफंड का पैसा चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इनकम का डिटेल भरना होगा। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, स्किप कर दीजिए, सारे ऑप्शन आपको आगे दिखाई देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको प्रीफिल्ड डेटा दिखाई
दिखाई दे सकता है अगर 26 ईयर्स आपका अपडेट हो गया होगा तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई दे रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही है, तब आपको चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी रॉन्ग है, आपको सही करना है, तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो भी आपको एडिट पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट पर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो हम एडिट पर क्लिक करके ऐड कर देते हैं सैलरी का डिटेल। सैलरी का डिटेल आपको फॉर्म नंबर 16 से ही भरना है और वो AIS से भी मैच होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। अब इस तरीके से सैलरी डिटेल इंटर करने का पेज आ गया। सबसे पहले यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) दिया गया है। अब जो फॉर्म नंबर 16 मिलता है आर्मी पर्सनल को, तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी सिर्फ लिखा गया होता है, बाकी कुछ यहाँ पर बताया ही नहीं गया कि सेक्शन 17(1) का है, 17(2) का है, कौन से नेचर का है, कुछ बताया नहीं गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ इस केस में आप क्या कर सकते हो, अब ये जो अमाउंट आपको मिलता है इसमें आपका बहुत सारा अलावेंस होता है, बेसिक सैलरी होता है, ठीक है, ये ग्रॉस सैलरी है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आपको 17(1) में ही इंटर कर देना है, इसी में इंटर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सेक्शन 17(2), 17(3) आप इग्नोर कर सकते हो, इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास डिटेल नहीं है। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो किसी दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पर कंट्री का लिस्ट दिया गया है, 3 ही कंट्री है, इनमें से कोई कंट्री है जहां पर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है। बट इन 3 कंट्री के अलावा दूसरा कोई कंट्री है जहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो आप यहाँ ई में दिखा दीजिएगा, यहाँ नीचे दिखाना है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। हमारे केस में ऐसा कुछ है नहीं तो डिलीट कर देते हैं इसको। सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे तो एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें यहाँ पर इंटर करना है, लेकिन फॉर्म नंबर 16 में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाई देता है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ITR में भरना ही नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। उसके बाद नीचे आओगे तो सेक्शन 10 के तहत जो एग्जेम्पशन आपको मिलता है अलावेंस पे, उसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया होगा। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो आपको इग्नोर कर देना है एग्जेम्प्ट अलावेंस को, लेकिन अगर यहाँ पर आपको अमाउंट दिया गया है तब आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और समस्या आ जाता है कि ये जो अलावेंस है एग्जेम्प्ट है, इसका नेचर क्या है, हाउस रेंट अलावेंस है, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस है, यूनिफॉर्म अलावेंस है, हाई एल्टीट्यूड अलावेंस है, या दूसरे कोई अलावेंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचर दिया नहीं गया है। अब हो सकता है कि आपके केस में कोई नोट बनाकर दे दिया गया हो, यहाँ पर डिटेल दे दिया गया होगा कि ये एग्जेम्प्ट अलावेंस जो है वो किस नेचर का है। अगर आपको नेचर पता है तब तो चिंता की बात ही नहीं है, आपको जाना है एग्जेम्प्ट अलावेंस में। यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो हाउस रेंट अलावेंस का है यहाँ पर ऑप्शन, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो नीचे आपको एनी अदर का भी ऑप्शन दिखाई दे जाता है, वहां पर आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। बट हमारे केस में तो हमको नेचर पता ही नहीं है, ना ही हमें कोई नोट दिया गया है, तो इसको हम कहां पर इंटर करेंगे इस एग्जेम्प्ट अलावेंस को। अगर ऐसा कोई केस है तो आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं मैं कहूंगा। पहला तो है सेक्शन 10(14)(1), उसके बाद 10(14)(2 और आखिरी में है एनी अदर, ये वाला एनी अदर। 10(14)(1) में क्या आएगा, 10(14)(1) में अगर आपको कोई अलावेंस मिल रहा है जो कि आप अपनी ड्यूटी के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हो उससे रिलेटेड है, तब उस केस में आपको 10(14)(1) सेलेक्ट करना है, अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके अलावा दूसरा कोई ऐसा अलावेंस है जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है ड्यूटी निभाते समय, तो आपको 10(14)(2) में उसको इंटर करना है। बट अगर आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप एनी अदर सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आप नेचर मेंशन कर दीजिए। नेचर में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से लिख दो एग्जेम्प्ट अलावेंस एज पर फॉर्म 16, ठीक है, और अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर दो जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने बताया कि 10(14)(1) में कवर हो जाता है सब कुछ। अगर आपको यहाँ पर बाइफरकेशन नहीं दिया गया है, ऐसे सिंपल दे दिया गया है, तो आप सेक्शन 10(14)(1) का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ड्यूटी से रिलेटेड अलावेंस ही मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं हमारे फॉर्म नंबर 16 में, जैसे कि यूनिफॉर्म अलावेंस, हाई एल्टीट्यूड अलावेंस, या कोई भी हाई हिल एरिया उससे रिलेटेड अलावेंस हो, तो वो सब ड्यूटी से रिलेटेड होते हैं। तो 10(14)(1) में आप इंटर कर सकते हो। तो 10(14)(1) सिलेक्ट करने के बाद उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर रिलीफ अगर आपको क्लेम करना है सेक्शन 89A का। अब ये कौन सा रिलीफ है, जो इनकम आपको ऊपर दिखाना था रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, अगर आप आउटसाइड इंडिया मेंटेन करते हो वो इनकम अगर आप दिखाते हो
तो उससे रिलेटेड आप रिलीफ भी क्लेम कर सकते हो। हमारे केस में इनकम भी नहीं है तो रिलीफ क्लेम करने का सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। अब भरने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेट सैलरी आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर 50,000 आ गया है। आपके फॉर्म नंबर 16 में भी था तो ये आपको इंटर नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ नीचे हमें नेट सैलरी इनकम दिखाई दे रहा है 521,941 है और यही फॉर्म नंबर 16 में भी हमें दिखाई दे रहा है 521,941। अब सारा डिटेल भरने के बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो सैलरी का डिटेल तो हमने भर दिया। हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको भरना है तो ऐड डिटेल ऑफ ब्रेकअप इस पर क्लिक कर देना है। ध्यान देना अगर आपका होम लोन है तो ही आपको ये भरना है, अदरवाइज रेंट आ रहा है तो भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, ठीक है। हमारे केस में होम लोन है, इंटरेस्ट वाला हम यहाँ पर क्लेम ले लेंगे। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम खुद रहते हैं। अब जितना आपने इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ उसमें से इंटरेस्ट वाला पोर्शन यहाँ पर दिखा दीजिएगा। प्रिंसिपल वाला पोर्शन आप एटीसी में भी दिखा सकते हो, ठीक है। हमारे केस में इंटरेस्ट का अमाउंट है 73,460। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख तक का क्लेम आप यहाँ पर कर सकते हो, बहुत ही फायदेमंद होता है, तो आप जरूर क्लेम करिएगा। तो सैलरी हमने इंटर कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी भी इंटर कर दिया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब अदर सोर्स में देखिए बहुत बार क्या होता है कि फॉर्म नंबर 16 में हम अदर सोर्स का डिटेल भरते नहीं है, बताते नहीं है एम्प्लॉयर को, उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो उसको अलग से आप इस तरीके से मेंशन कर लीजिएगा और आईटीआर में दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। शेड्यूल समरी में फिर से जाएंगे, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के नीचे ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और अदर सोर्स के जो भी इनकम है उसको हम जल्दी जल्दी दिखा देंगे। स्किप कर देते हैं ताकि जो मेन पेज है वही आ जाए। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम में सिलेक्ट करेंगे। सेविंग बैंक खाते में जो इंटरेस्ट मिला है पहले वो दिखा देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड हो गया। फिर से ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। एफडी का इंटरेस्ट अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। एफडी का इंटरेस्ट भी ऐड हो गया है। अब हम डिविडेंड ऐड कर देते हैं। ध्यान देना डिविडेंड ऐड करने जाते हो तो क्वार्टरली ब्रेकअप आपको देना होता है, कौन से क्वार्टर में आपको डिविडेंड इनकम आया है। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अदर सोर्स का इनकम भी ऐड हो गया है। तो हमने यहाँ पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स तीनों को ऐड कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आर्म फोर्सेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अमाउंट आप दिखा दीजिएगा और फिर ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में मान लेते हैं कि अभी एग्जेम्प्ट इनकम एप्लीकेबल नहीं है तो कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने इनकम का भर दिया हुआ है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। ग्रॉस टोटल इनकम हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब टोटल डिडक्शन के पेज पर हम जाएंगे। क्वेश्चनियर आ जाएगा, स्किप कर देंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर 80D दिखाई दे रहा है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन आपको नहीं भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको पाने के लिए आपको शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि हमारे केस में ATC है, ये देखिए फॉर्म नंबर 16 में दिया गया है 1,60,000, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कहाँ दिखाई देगा, शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ATC, ठीक है। उसी के साथ साथ बहुत सारे दूसरे भी डिडक्शन के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी एप्लीकेबल होगा 1 बाय 1 आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में ATC एप्लीकेबल है तो सेलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो अब बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। अब इसमें होम लोन का प्रिंसिपल होगा, LIC पे किया हुआ है या आपका PF जो आप क्लेम करना चाहते हो, सब कुछ इसमें ऐड करना है एक साथ ही, ठीक है। अलग अलग आप इंटर नहीं कर सकते हो। एक साथ ऐड करने के बाद नीचे आपको अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो हमारे केस में हमने अमाउंट इंटर कर दिया, तो नीचे एक वार्निंग दिखाई दे रहा है। अगर आपने जो अमाउंट इंटर किया हुआ है सही है, आपके पास प्रूफ भी है, तो इस वार्निंग को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब एक सवाल काफी लोग पूछते हैं कि फॉर्म नंबर 16 में जो डिडक्शन का अमाउंट है, क्या वही सेम अमाउंट हमें ITR में भी दिखाना होता है? ध्यान देना है, आपको सही वाला अमाउंट ITR में दिखाना होता है, जो एक्चुअल में आपने स्पेंड किया हुआ है या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। हो सकता है वो अमाउंट फॉर्म नंबर 16 में कम या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ITR भरोगे तो वहां पर आपको सही अमाउंट इंटर करना है जिसका आपके पास प्रूफ भी होगा, भले वो ATC हो या दूसरा कोई भी डिडक्शन है। अब अमाउंट इंटर करने के बाद ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ATC हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे फॉर्म नंबर 16 में सिर्फ ATC ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अदर सोर्स में देखिए हमने 3,200 रुपया सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट भी दिखाया है। तो इसको भी आप दिखा सकते हो सेक्शन 80 TTA में, ठीक है। 10,000 तक का छूट मिल जाता है जो भी आप इंटरेस्ट दिखाते हो सेविंग बैंक खाते का। तो उसको क्लेम करने के लिए ITR में आपको जाना है और यहाँ पर 80 TTA का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ऐड 80 TTA पर क्लिक करिए और यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दीजिए, ठीक है।
हमारे केस में 3200 हमने अदर सोर्स में दिखाया था, वही अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ATC और ATTT ये दोनों हमने दिखा दिया। उसके अलावा भी कोई डिडक्शन होगा तो आप क्लेम कर सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए डिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे जाना है, यहाँ पर फाइनल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। वार्निंग को आपको इग्नोर करना है अगर डिटेल आपने सब कुछ सही भरा हुआ है, एक्चुअल भरा हुआ तो, ठीक है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर से समरी वाला पेज आ गया है। टोटल डिडक्शन आप देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे टैक्स पेड, TDS का या टैक्स पेमेंट का डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर हम जल्दी से क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से पेज आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी टैक्स पेड आपने किया हुआ था या TDS डिडक्ट हुआ था, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी के अलावा दूसरे किसी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि अदर सोर्स के इनकम पर, तो वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि इंटरेस्ट पर होता है, डिविडेंड पर होता है, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टैक्स आपने पे किया हुआ है खुद से तो नीचे दिखाई देगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट में, ठीक है। अब हमारे केस में सैलरी इनकम है तो यहाँ पर सैलरी पर जो TDS डिडक्ट हुआ है वो दिखाई दे रहा है। बट अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो या रॉन्ग दिखाई दे रहा है तब क्या करना। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर ऐड का बटन होगा, ऐड आप कर सकते हो। यहाँ पर 10 नंबर इंटर करना है, डिडक्टर का नाम, फिर कितना सैलरी मिला हुआ है और कितना TDS डिडक्ट हुआ है, सब कुछ आप इंटर कर सकते हो। ध्यान देना है 26 AS से अमाउंट मैच होना चाहिए, ये सब डिटेल मैच होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप जो भी अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करोगे डिसअलाउ हो जाएगा। तो मैच तो होना चाहिए 26 AS से और AIS से, ठीक है। बट इन केस अगर आपका अमाउंट तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे हमारे केस में दिखाई दे रहा है लेकिन रॉन्ग है, तो रॉन्ग के केस में आप एडिट कर सकते हो। ये देखिए रो आपको दिखाई देगा, सेलेक्ट कर लेना है और एडिट पर क्लिक कर देना है। हमारे केस में देखिए कितना डिडक्शन है, 19,870 है, तो हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है 19,000, तो 870 रुपये हम बढ़ा देंगे। अब ध्यान देना है जो भी अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वो 26 AS से मैच होना चाहिए। एडिट करोगे तो भी, ठीक है। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अब सेव हो जाएगा, डिटेल यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, करेक्ट है, अपडेटेड है। तो नीचे आना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। टैक्स पेड का डिटेल यहाँ पर हमें अब दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी के पेज पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके इनकम का कंप्यूटेशन होगा, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन भी होगा। 3,131 रुपया हमें टैक्स बन रहा था लेकिन रीबेट मिल गया, ठीक है। रीबेट क्यों मिला? क्योंकि हमारा इनकम 5 लाख से कम है तो रीबेट मिल गया। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई एरियर सैलरी है, अगर आपको पिछले सालों का सैलरी या अलावेंस आपको मिला हुआ है इस साल में तो रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 89 का, और फॉर्म नंबर 10 भी भरना होता है। अब इस टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे अमाउंट यहाँ पर भरना है, कैसे फॉर्म नंबर 10 भरना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह है नहीं, ठीक है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर आ गए हैं। सारे शेड्यूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि सारा डिटेल आपने सही भरा हुआ है तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना रिफंड हमें मिलेगा। फिर से आपको यहाँ पर इनकम का, टैक्स का कंप्यूटेशन दिखाई दे रहा है, रिफंड का अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। प्लेस में IP एड्रेस दिया गया है, अगर ब्लैंक होगा तो आप अपना सिटी का नाम यहाँ पर इंटर कर सकते हो। नीचे आएंगे, चेक बॉक्स है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है सब कुछ सही है और इनकम टैक्स के हिसाब से है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें प्रीव्यू दिखाई देता है, जो भी हमने डिटेल भरा हुआ था सब कुछ हमें दिखाई दे जाएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और अगर सब कुछ सही होगा तो पेज के आखिरी में जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। एरर होगा तो यहाँ पर आपको रो दिखाई देगा, ठीक है। हमारे केस में कोई भी एरर नहीं है तो वेरिफिकेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। वेरिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। इसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, सारे तरीकों को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ई-वेरीफाई नाउ, और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, आधार OTP के जरिए हम वेरीफाई करने वाले हैं। पहला वाला ऑप्शन चूज करके हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे।
वेरीफाई ओटीपी का पेज आ गया है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपका होगा उस पर भी एक ओटीपी पहुंच जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। सही ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पेज आ जाएगा। अब नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारा ITR फाइल हो गया है और ई-वेरीफाई भी कंप्लीट हो गया है। नोटिफिकेशन भेज दिया गया है हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आर्मी पर्सनल ITR फाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्म नंबर 16 जो होता है उसमें डिटेल कम दिया गया होता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।